आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं। आप लोगों को पता है संडे को ये करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, इसलिए 24 और 25 दोनों ही डेट्स के करंट अफेयर्स इनसाइट वाले 25 को ही दे देते हैं। और पीडीएफ आपको पता है इसकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। प्लस में विजन की जो मंथली कंपाइलेशन आ रखी है उसको प्लीज़ प्लीज़ देखते रहिए। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। आई होप मैं 31 तक उसको कंप्लीट कर दूँगा। कुछ मैंने रिकॉर्डिंग सेव कर ली है, मैं उनको बैक टू बैक अपलोड करने के लिए सोच रहा हूँ। तो आज के ये टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डोमिसाइल रूल्स JNK, ये आई थिंक थर्ड टाइम इन्होंने दिया है, थर्ड टाइम कोई उसमें चेंजेस बताया गया है। और व्हाट एक्सप्लेन्स इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप, इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो अभी सडनली एक आउटरीच हुआ था वो देखने को मिला था, उसके बारे में है। इंडिया और नेपाल काला पानी के ऊपर क्या फ़ाइट कर रहे हैं। US डिस्कस्ड कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन डेकेड्स, दशकों बाद US ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने की बात की है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। और प्रीलिम्स के जो स्पेसिफिक है हमारे टॉपिक, व्हाट आर सिसाडस, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम GERD, न्यू प्लांट स्पीशीज़ फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, एडेनोवायरस कोविड-19 की वैक्सीन, मिजोरम ग्रांट्स इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स, और कटकरी ट्राइब, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है डोमिसाइल रूल्स इन JNK। डोमिसाइल का मैंने आपको पहले ही बताया था, डोमिसाइल वो होता है किसी जगह पर रहने का प्रूफ। ठीक है, आप जिस जगह रहते हो वहाँ पर आपका प्रूफ कि आप इस जगह के रहने वाले हो, आपका कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई आधार कार्ड हो सकता है। डोमिसाइल हो आप यहाँ के, आप वहाँ के ऑथराइज रहने वाले हो, आपका प्रूफ है, वहाँ पर एक ऑथेंटिसिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो मिनिस्टर हैं और अमित शाह जी हैं, आपको पता ही होगा, उन्होंने 2010 का एक लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मतलब एक कानून, एक रूल, एक एक्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट, बाय सब्सटीट्यूटिंग द टर्म परमानेंट रेजिडेंस विद डोमिसाइल्स। उसके अंदर एक टर्म था परमानेंट रेजिडेंस, उसको उन्होंने अमेंड करके क्या कर दिया है, डोमिसाइल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। ये मेजर अमेंडमेंट हुआ है। तो इस अमेंडमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा वो सारा का सारा हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे। इट हैज़ रीडिफाइंड द डोमिसाइल थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट्स लॉ ऑर्डर 2000 इशूड अंडर दिस। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना 2019 का, उसके सेक्शन 96 के अंडर एक ऑर्डर पास किया है। इसको उल्टा पढ़ो, पहले ऊपर से पढ़ लिया, अब इसको नीचे से पढ़ो। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 96 के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ है। क्या है वो ऑर्डर? वो ऑर्डर है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020। ठीक है, उसने क्या, उस ऑर्डर में क्या है, उस ऑर्डर ने डोमिसाइल को रीडिफाइन किया है। ठीक है, अब 2010 वाला जो एक्ट था, कौन सा एक्ट, 10 वाला देखो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये रहा, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर जो सिविल सर्विसेज का एक्ट है, ये क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। The 2010 Act pertained to employment in the civil services comprising district, divisional and state cadre post. अर्लियर ओनली परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ JNK वर एलिजिबल। ठीक है, इस एक्ट के अंदर बता रखा है कि जो सिविल सर्विसेज के हैं ना जिसमें क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और स्टेट की जो कैडर पोस्ट हैं सिविल सर्विसेज वाली, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनके बारे में बात की गई है। पहले सिर्फ परमानेंट जो रेजिडेंट्स थे ना जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हीं को मिलती थी कि वो अप्लाई कर सकते हैं गैजेटाइज पोस्ट और नॉन गैजेटाइज पोस्ट के लिए। अब उसमें क्या बदलाव लाया गया है, चेंजेस क्या लाए गए हैं। जो डोमिसाइल रूल है ना, डिफाइंड अंडर द अमेंडेड ऑर्डर, यानी कि अमेंडमेंट मतलब जो चेंज किया हुआ ऑर्डर है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट जो है ना टू ऑल गवर्नमेंट पोस्ट इन JNK फ्रॉम नाउ ऑन। अब जो डोमिसाइल रूल होगा उसके अंडर जो अमेंडमेंट हुई है वो ये कहना चाह रहा है कि रिक्रूटमेंट जो है वो सारी ही गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर होगी जम्मू एंड कश्मीर में अब से। पावर टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैव बीन वेस्टेड इन द तहसीलदार। तहसीलदार क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, उसके अंदर हम लोगों ने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने की पावर दे दी है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत खूबसूरत। अब उसने डेफिनेशन दी है डोमिसाइल की कि कौन लोग होते हैं जिनके पास डोमिसाइल होगा। और डिफाइंस डोमिसाइल एनीवन जो वहाँ पर पिछले 15 सालों से रह रहा है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में, और हैज़ स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक की उसने वहाँ पढ़ाई की है, जिसमें से या तो क्लास 10th या क्लास 12th भी उसी 7 साल के एजुकेशन में होनी चाहिए थी, और एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उस यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK के अंदर ही रजिस्टर्ड है, या फिर वो रजिस्टर्ड है एज माइग्रेंट, कहाँ पर, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर, जो कि माइग्रेंट्स के लिए, उसको डोमिसाइल मिलेगा। सेकंड, it said the children of the central government officials including all India services, public sector unit, autonomous bodies, center PSU banks,
इन सब में जो जो इंसान गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं ना, उनके बच्चे और इन लोगों की क्या कंडीशन है कि ये लोग जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 10 सालों से काम कर रहे होंगे, उनको डोमिसाइल मिल जाएगा, इनके बच्चों को डोमिसाइल मिल सकता है। फिर ये जो डोमिसाइल स्टेटस है ये उनको मिलेगा जो चिल्ड्रन, उन लोगों के चिल्ड्रन जो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट हैं लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, किस लिए, अपने काम काज के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, या फिर किसी और काम के लिए रह रहे हैं, लेकिन उनमें वो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, तो उनके बच्चों को और उन लोगों को भी मिल सकता है। अब सर्टिफिकेट देने के क्या कानून है, क्या रूल्स हैं। सर्टिफिकेट जो है 15 दिन के अंदर अंदर इशू किया जाएगा। अगर जो ऑफिसर है वो सर्टिफिकेट इशू करने में फ़ेल हो जाता है तो 50,000 रुपये की उसको पेनल्टी लगेगी उसकी सैलरी में से, ठीक है। रेजिडेंट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के, जो आउटसाइड अर्स्टवाइल स्टेट, अर्स्टवाइल का मैंने आपको मतलब बताया था पहले भी। करंटली जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। अर्स्टवाइल क्या था, अर्स्टवाइल एक फुल फ्लेज स्टेट था। तो कह रहे कि उस समय जब ये फुल फ्लेज स्टेट था ना, उस समय वो लोग जो जम्मू कश्मीर के थे लेकिन बाहर रह रहे थे, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। किस तरीके से, उनको अपना कोई एक परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। राशन कार्ड कॉपी हो सकती है, वोटर कार्ड हो सकता है, या फिर कोई दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट, वो उनको देना पड़ेगा। अर्स्टवाइल का मतलब समझते चलना। ऐसे पहले तेलंगाना क्या था, अर्स्टवाइल तेलंगाना की बात करते तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट थे ना, अब वो नए हो चुके हैं। वो माइग्रेंट्स जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर नहीं हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने इलेक्टोरल रोल्स जो कि 1988 का एक प्रूफ ला कर देंगे, और ये प्रूफ होगा कि वो एज ए माइग्रेंट इस स्टेट में, कंट्री में है, या फिर कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट, वो उनको भी डोमिसाइल मिल सकता है। देर इज़ अ प्रोविजन टू गेट द सर्टिफिकेट ऑनलाइन टू। हाँ, ये प्रीलिम्स का कोई ऑप्शन बन के आ सकता है कि क्या ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल सकता है, बिल्कुल इसका प्रोविज़न है। नए कानून के इम्प्लीकेशन क्या है, इससे क्या होगा, जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ हैं, देखो इमेजिन करो जम्मू कश्मीर और वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़, ठीक है, और चिल्ड्रन ऑफ विमेन हु मैरिड द नॉन लोकल्स टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन JNK। वो औरतें जिन्होंने नॉन लोकल्स के साथ शादी की थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, उनके बच्चों को भी ये जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है। आगे, अकॉर्डिंग टू MHA's रिप्लाई टू पार्लियामेंट्री पैनल ऑन फरवरी 18, 84,000 वैकेंसी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसमें से 22,078 वैकेंसीज जो हैं वो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए है, 54,000 जो है वो नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है, 7,500 वैकेंसीज जो हैं वो गैजेटेड लेवल की पोस्ट के लिए हैं। ये आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। आई डू नॉट थिंक कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं बहुत जल्दी। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि यार सोच के देखो, क्या UPSC इस पे सवाल पूछेगा क्या, क्योंकि वैकेंसी सडनली चेंज हो सकती हैं, किसी ने डिमांड ज़्यादा कर दी, किसी की कम हो गई है, और डोमिसाइल और जम्मू एंड कश्मीर पे तो कॉन्टीन्यूसली एक्ट्स पे एक्ट्स बने जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। थिंग्स आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाता, और UPSC बिल्कुल नहीं करेगा। SSC बेशक कर ले या कोई और डिपार्टमेंट कर ले, UPSC बहुत स्मार्टली गेम खेलता है। अब इस पॉलिसी को अपोज क्यों किया जा रहा है, ओपोनेंट्स जो हैं, विरोधी जो हैं, वो ये बोल रहे हैं भैया आप जो चेंजेस कर रहे हो ना, ये आप इसकी डेमोग्राफी को एम करके चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पाकिस्तान वाली चीज़ है, यहाँ पे जम्मू को अलग कर दें, कश्मीर को अलग कर दें, लद्दाख को अलग कर दें, आपका एम ये है करने का, ये ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं। Amended domicile law was made in exercise in the power of JNK Reorganization Act। ये जो उन्होंने डोमिसाइल लॉ को अमेंड किया है ना, इसकी पावर किस में है, जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसमें उसको उन्होंने बहुत सारे बार नंबर ऑफ टाइम्स चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो ये उसकी पॉलिसी को अपोज करने की बात रही। अब हम लोग ज़रा प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 370 और 35A को लेके। आर्टिकल 370 आपको पता ही है कि स्पेशल राइट देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, कुछ चीज़ें थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेस करती थी, जैसे कम्युनिकेशंस हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, मिलिट्री हो गया। 35A उनको प्रॉपर्टी का राइट होता था कि उनके वहाँ पर प्रॉपर्टी वही लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हम लोग अदर देन जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट वाले कोई और वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हुआ द डोमिसाइल्स एज पर द न्यू डेफिनेशन, हम लोगों ने 3 लोगों के बारे में बताया था ऊपर, हुआ डोमिसाइल्स वाले में ये लोग, ये 3 हमने कैटेगरीज बताई थी, हुआ डोमिसाइल्स का आंसर इसमें है। अभी ये देखो, ये जस्ट अभी पढ़ा था इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, जो चीज़ें नई हैं वो मैं आपको बता दूँगा। ओवरफ्लो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पता ही है आपको, अगस्त के अंदर पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर को वो क्या कहते हैं, डिमोट करके स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था पार्लियामेंट में, सबको पता है। आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, उसी को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला जाता है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने की पावर किसके पास है? तहसीलदार के पास है। जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर है, एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज 2020 का, वो क्या करता है? उसने अमेंड किया है सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट वाले पार्ट को। ये देखो ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में यही पढ़ा था हम लोगों ने। ये देखो, ये जो नहीं कहाँ गया ऊपर वाला लाइन, हाँ ये है। इन्होंने रीडिफाइन किया है जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर, ये जो 2000 है, किसके अंडर इशू हुआ है? सेक्शन 96 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये है। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट एक्सप्लेन्स द इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप। भारत और चाइना के जो बॉर्डर के ऊपर जो इशू हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर कुछ टेंशन्स देखी गई थी पास्ट मंथ के अंदर, यानी मई चल रहा है, अप्रैल में देखा गया था, जहाँ पर देखा गया था कि कुछ 4 डिफरेंट लोकेशंस पे जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हैं, वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। इसमें जो एरियाज़ थे वो थे पैंगोंग लेक जो कि लद्दाख में है, गालवे वैली और डेमचौक। पैंगोंग और डेमचौक ये दो थोड़े से इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये फेस ऑफ्स क्यों हुए थे वहाँ पर? मेनली हुए थे LOC के ऊपर, बिकॉज LOC हैज़ नेवर बीन डीमार्केटेड। डीमार्केटेड का मतलब क्या होता है? उसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर देना, बाउंड्री को, लिमिटेशंस को बता देना, वो हुआ ही नहीं है अभी तक। डिफरिंग परसेप्शंस पर्टिकुलरली इन 2 डजन स्पोर्ट्स, 2 दर्जन 12 दूनी 24, तकरीबन 24 ऐसे स्पोर्ट्स हैं वेस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी, सिक्किम भी, जहाँ पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर पड़ता है। और वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर इश्यूज़ होते ही रहते हैं। जो फेस ऑफ्स होते हैं वो किनके बीच होते हैं? वो जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ होती है ना, जो पहरेदारी कर रहे होते हैं, उनके अंदर होते हैं। वो एक दूसरे के एरिया में आगे पीछे होते रहते हैं और फिर वहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, क्लेम करने की बात की जाती है। वो बोलते हैं कि हम अपने एरिया में ही है, वो बोलते हैं नहीं तुम हमारे में आ गए, ये बोलते हैं नहीं तुम उनके में चले गए, ऐसे होते हैं फेस ऑफ। प्रोटोकॉल्स जो एग्री हुए थे 2005 में और 2013 में हुए थे, उसमें कुछ डिटेल्स हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की, यानी कि आप किस अगर कोई एक दूसरे की बाउंड्री में आ जाता है गलती से या फिर जानबूझ के, तो आप एंगेज करोगे या नहीं, अटैक करोगे या नहीं, या फिर किस तरह से उस मसले को सेटल करोगे। इन सब के जो प्रोटोकॉल्स है, जो कानून है, वो किस में है? 2005 और 2015 के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में। बट हैव नॉट ऑलवेज बीन एडहेयर्ड टू, लेकिन हमेशा उनको फॉलो नहीं किया गया है। वाई हैज़ नॉट द LAC बीन क्लैरिफाइड? LAC को क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया है? इंडिया ने बहुत लॉन्ग टाइम से प्रपोज किया हुआ है एक एक्सरसाइज कि ऐसे जो डिफरिंग परसेप्शंस हैं LAC को लेकर, उन सबको क्लियर किया जाए, ताकि इस तरह के इंसिडेंट जो हैं, इस तरह की जो हर बार जो छोटी मोटी मुठभेड़ होती रहती है, इस सब से राहत मिले, इस सबको होने से रोका जा सके। मैप्स भी एक्सचेंज किए गए थे मिडिल सेक्टर में, बट जो एक्सरसाइज है फेल टू द वेस्टर्न सेक्टर वेयर डाइवर्जेंस इज़ द ग्रेटेस्ट। मिडिल सेक्टर के मैप एक्सचेंज किए गए थे, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर समझ पा रहे हो ना आप लोग, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है, उस एरिया के अंदर डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिस्टेंस डाइवर्जेंस यानी कि फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इशू होता है। चाइना ने रिजेक्ट किया इस एक्सरसाइज को, वीविंग इट्स एडिंग अनदर कॉम्प्लिकेशन टू द ऑनगोइंग बाउंड्री नेगोशिएशंस। चाइना इस एक्सरसाइज को रिजेक्ट करता है, मैप एक्सचेंजिंग और फाइनलाइजेशन डिमार्केशन को, जिसके कारण ये जो ऑनगोइंग बाउंड्री नेगोशिएशंस हैं ये और कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं। इंडिया का जो आर्ग्यूमेंट है इज़ रादर देन एग्री ऑन 1 LAC, इंडिया कहता है कि भैया एक LAC के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए। एक्सरसाइज से क्या होगा? दोनों साइड्स को अपना अपना क्लेम करने में आसानी होगी। इंडिया अपना क्लेम कर पाएगा, चाइना अपना क्लेम कर पाएगा। पेविंग द वे टू रेगुलेट एक्टिविटीज़, इससे क्या हुआ? एक नया रास्ता निकलेगा, आप वहाँ पर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और बाउंड्री डिस्प्यूट का एक फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ बाउंड्री नेगोशिएशंस, ठीक है। 22nd राउंड टॉक हुआ था बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे जो NSA हैं अजीत डोवाल जी, और चाइना के जो सिक्योरिटी स्टेट के जो काउंसिल है वैंग यी के बीच में, दिल्ली में हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में। दोनों ने एग्री किया था कि एक अर्ली सेटलमेंट हो बाउंड्री का, जिससे कि फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है दोनों कंट्रीज़ के वो प्रिजर्व करके रखे जा सकें, और रिजॉल्व करेंगे हम और इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स टू अचीव अ फेयर रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये वाला पूरा ही यहाँ से, रिजॉल्व टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स टू अचीव अ फेयर रीजनेबल म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। और हम कोशिश करेंगे कि एक फेयर रीजनेबली और म्यूचुअली दोनों तरफा से जो स्वीकार्य हो, ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग पहुँच सकें।
2005 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीटेड फर्स्ट ऑफ द 3 स्टेज ऑफ टॉक्स। 3 स्टेज की टॉक होनी थी। पहला जो था वो 2005 के अंदर हुआ था, जिसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल थे और कुछ पॉलिटिकल पैरामीटर्स थे। एग्रीमेंट में क्या था, दोनों साइड जो हैं शेल सेफगार्ड ड्यू इंटरेस्ट ऑफ देयर सेटल्ड पॉपुलेशंस इन बॉर्डर एरिया। बात ये हुई थी, दोनों ही साइड्स अपने अपने उन लोगों की प्रोटेक्शन की बात करेंगे जो उस बॉर्डर एरिया में सेटल्ड है। करंट और मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज इन्वॉल्व्स एग्रीइंग अ फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन ऑल सेक्टर्स। फिलहाल और जो सबसे कठिन स्टेज है ना, उसमें ये है कि ऐसा क्या फ्रेमवर्क बनाए हम लोग ताकि से उन सारे सेक्टर में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सके। फाइनल स्टेप में क्या होगा, इन्वॉल्विंग डीलिनिएटिंग एंड डीमार्केटिंग द बाउंड्री मैप्स एंड ऑन द ग्राउंड। फाइनल स्टेज में ये होगा कि हम लोग बिल्कुल फाइनली मैप के ऊपर डिफाइन कर देंगे अपनी अपनी बाउंड्रीज़ को, डीलिनिएट और डीमार्केट परमानेंट कर देंगे बाउंड्री को, सीमांकन कर दिया जाएगा उसका। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट हो जाता है तो उसका प्रोस्पेक्ट क्या होगा। लाइकलीहुड अपीयर्स रिमोट, मेन डिफरेंसेस आर इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर। ये लाइकलीहुड की जगह मेरे हिसाब से लाइवलीहुड होना चाहिए। तो वो कहना चाह रहा है कि जो असली जो डिफरेंस है, जो मतभेद है, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर है। वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं तो क्या, वेस्टर्न सेक्टर मतलब ये हमारा पेंगोंग लेक वाले साइड, और ईस्टर्न सेक्टर मतलब अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला। इंडिया का ये कहना है कि अक्साई चीन का जो एरिया है ना, चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कब्जे में कर रखा है। ईस्ट के अंदर चाइना क्लेम करता है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ना, जो कि एक्सटेंड करता है अरुणाचल प्रदेश में, वो चाइना बोलता है हमारा है। स्वैप वॉज हिंटेड एट बाय चाइना इन 1960 in the early 1980s, which would have essentially formalized status quo. Both sides now ruled out status quo at different agreeing. हाँ, चाइना ने 1960 में और अर्ली 90s 80s के अंदर एक स्टेटस क्वो फॉर्मुलाइज कर दिया था। एसेंशियली मतलब हो जाता है कि कंपलसरी हो गया था एक स्टेटस क्वो। दोनों साइड जो है अब रूल करती हैं उसी स्टेटस क्वो को एज ए सेटलमेंट। यानी कि स्टेटस क्वो का मतलब क्या था, स्टेटस क्वो वो होता है कि उस टाइम पर जो डिफाइन हो गया ना, अब उसको मान देंगे हम लोग। ठीक है, उस समय जो स्टेटस था अब उसी को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, दोनों साइड ने अब रूल एग्री कर लिया है और उसी स्टेटस क्वो को सेटलमेंट मान के आगे चल रहे हैं, और कुछ मीनिंगफुल और म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स को साथ लेकर। एट द सेम टाइम उसी समय के ऊपर जो मोस्ट रियलिस्टिक सॉल्यूशन था ना, जिसमें कि क्या होगा कि माइनर एडजस्टमेंट होंगी एलओसी के ऊपर, उसको कंसिडर किया था कि कोई भी साइड अपनी टेरिटरी को दूसरी को देने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, और है भी नहीं। अभी कोई भी कंट्री ये नहीं बोलना, इंडिया ये नहीं बोलना चाहता कि भाई तुम कह रहे हो कि अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा है तो तुम वो ले लो और हमको अक्साई चीन वापस कर दो। ठीक है, चाइना भी ये कहने को तैयार नहीं है अपनी साइड से कि हमको अरुणाचल प्रदेश दे दो क्योंकि वो तिब्बत का पार्ट का रीजन बनता है और तुम अक्साई चीन को हम छोड़ देंगे। अक्साई चीन चाइना ने कब लिया था, 1962 के वॉर के बाद लिया था। ठीक है, यही था ये टॉपिक तो, और इसमें मुझे लगता है कि आप इस वाले टॉपिक को वहाँ पढ़ना ज़्यादा अच्छे से। विजन का आएगा अगले महीने, विजन वाले इसको बहुत डिटेल में खूबसूरती से समझाएंगे। मेरे को इसकी क्या कहते हैं अपना इनसाइट की जो मंथली कंपाइलेशन है वो पसंद नहीं आती है। मंथली कंपाइलेशन तो विजन की सबसे खूबसूरत होती है, बहुत डिटेल में बहुत खूबसूरती से समझाते हैं विजन वाले। तो यही जो इसमें यहाँ लिखा है ना, इसी को एग्जैक्टली उठा के पेस्ट कर देंगे, देख लेना। यही आएगा, मेरी यही रिकॉर्डिंग आएगी, यही लाइन दोबारा सुन रहे हो तुम लोग, देखना। डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज़ क्या है इंडिया और उसके नेबर्स में। इंडिया की 3 जगह पे डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज चल रही हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना के साथ। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, इनके साथ सेटलमेंट हो चुका है जो भी डिस्प्यूटेड लैंड था। अक्साई चीन कहाँ पे है, अक्साई चीन जो इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप है ना, उसमें ये वाला एरिया है। ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ हमारा पीओके है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा लद्दाख है, ये हमारा अक्साई चीन है। पॉल्यूशन क्या है 2 कंट्रोल्स की तवांग के ऊपर। चाइना ये बोलता है कि जो तवांग है वो देखो तिब्बत जो है ना, चाइना का ऑटोनोमस रीजन है। चाइना बोलता है कि जो हमारा आपका जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन है ये तिब्बत का पार्ट है, ये हमको दे दो। वो तो कहता है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा पार्ट है। ठीक है, और इंडिया बोलता है कि नहीं ये हमारा पार्ट है। LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की साइड है, अक्साई चीन वाले साइड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। POK क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1947 के जो वॉर के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर की वॉर में जितना एरिया पाकिस्तानियों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अगर मैं आपको हल्का सा मैप बना के दिखाऊं जम्मू एंड कश्मीर का, कुछ ऐसा सा मैप है, तो यहाँ पर जो एरिया है और ये पूरा एरिया, इतना एरिया, ये गिलगित बल्तिस्तान है, और ये पूरा नीचे का ये पूरा जो एरिया है ना,
ये वाला, ये पूरा पीओके है। जितना मैं आपको ये पेन घूमता दिख रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा पीओके है। लिपू लेक पास कहाँ पे है? लिपू लेक पास भैया उत्तराखंड के अंदर है। ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इंडिया और नेपाल क्यों फाइट कर रहे हैं काला पानी के ऊपर। अब काला पानी ब्लैक वाटर नहीं है, काला पानी एक जगह का नाम है क्योंकि वहाँ पर रिवर काली बहती है, तो एक जगह का नाम है, उसके ऊपर एक डिस्प्यूट है। वो उसको एडमिनिस्ट्रेट तो इंडिया ही कर रहा है, लेकिन जो हमारा नेपाल पड़ोसी देश है वो बोलता है कि ये तो हमारा है, इसलिए वहाँ पर डिस्प्यूट भी है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं है क्या। 8 मई को इंडिया ने एक दारचूला लिपुलेक पास लिंक रोड ये इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर है ये काला पानी से गुजरता है, ये जो पास है ना, हमारे पास लिंक रोड है, और उस रास्ते से अब कैलाश मानसरोवर इंडिया के जो तीर्थार्थी लोग हैं ना वो जाते हैं। नेपाल ने हिट बैक किया बाय समनिंग। समन करने का मतलब होता है किसी को ऑफिशियल नोटिस भेज के बुलावा भेजना, ठीक है, और एक ऑफिशियल एक फॉर्मल प्रोटेस्ट जताया था। इंडिया ने भी रिसेंटली फॉर्मल प्रोटेस्ट जो जताया था पाकिस्तान के प्रति जताया था। किस बात पे? जब पाकिस्तान ने जो गिलगिट बल्तिस्तान का जो एरिया है ना वहाँ पर इलेक्शंस को परमिशन दे रही थी, इलेक्शन होंगे वहाँ पर जो जनरल इलेक्शंस हैं, तो इंडिया ने भी फॉर्मल प्रोटेस्ट जताया था। फॉर्मल प्रोटेस्ट आप कैसे जताते हो? आप उनके एम्बेसडर को बुलाते हो और उनको अपनी साइड अपना ओपिनियन कन्वे करते हो, उसे फॉर्मल प्रोटेस्ट जताना बोलते हैं। तो इंडिया के जो एम्बेसडर थे नेपाल के लिए वो थे विजय मोहन क्वार्ता, उनको। अब काला पानी लोकेटेड कहाँ पर है आप लोगों को पता होगा, मैं एक बार ना इमेज में दिखा देता हूँ आपको नीचे, फिर ऊपर से समझाना ईजी हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर हमारा यूपी आ जाएगा, ये हमारा नेपाल है और ऊपर की तरफ चाइना है। अब इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे देखो, ये उत्तराखंड, ये इधर इधर ये हमारा नेपाल है, ये जो ऊपर कॉर्नर है ना इसके ऊपर डिस्प्यूट है, ये वो एरिया है, ठीक है। ये है देखो दारचूला। अब आपको समझ में आ गया होगा मैप पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं, कहाँ गया हमारा ये टॉपिक, ये रहा। काला पानी कहाँ लोकेटेड है? ये ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है जो उत्तराखंड का, समझ में आ गया मैप से, ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लोकेटेड है। ये जो बॉर्डर जो शेयर करता है ना, नॉर्थ में तिब्बत है, ऑटोनमस रीजन जो कि चाइना का आपको पता ही है, और ईस्ट और साउथ के अंदर उसमें नेपाल पड़ता है, ठीक है। इट इज़ वेस्ट बिटवीन लिम्पियादुरा, लिपुलेक और काला पानी। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना हमारा, ये जो पास जो हमारा, ये इन तीनों के बीच में पड़ता है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और काला पानी। लिपुलेक हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, क्वेश्चन का आंसर था। ये लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल का, ठीक है। इसमें जो लैंड है ना ये तकरीबन 37,000 हेक्टेयर का लैंड है, हिमालयाज़ में ऊपर है। इसको कंट्रोल कौन करता है? एरिया कंट्रोल में तो इंडिया के ही है, लेकिन नेपाल क्लेम करता है कि वो बोलते हैं कि हिस्टोरिकली और कार्टोग्राफिक रीजंस के कारण ये हमारे एरिया में आना चाहिए, हमारा इसके ऊपर क्लेम है, ये हमारे अंडर होना चाहिए। डिस्प्यूट का कॉज क्या है? काला पानी जो रीजन है ना उसका नाम आता है रिवर काली से। नेपाल क्लेम करता है कि ये जो रीजन है ना ये उस रिवर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इतना पॉइंट है, मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के फिर समझाता हूँ, कन्फ्यूज मत होना इसके अंदर। 1814-16 के अंदर ना एक वॉर हुआ था। किसका वॉर हुआ था? गुरखा वॉर था, या फिर उसको एंग्लो इंडियन नेपाल वॉर भी बोलते हैं। किसके बीच हुआ था? गुरखा रूलर्स थे काठमांडू की, काठमांडू क्या है नेपाल की कैपिटल, गुरखा रूलर्स के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक वॉर हुआ था। उसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली 1814 के अंदर। उसको ट्रीटी को रेटिफाई कब किया गया था? 1816 में। दो तरह की चीज़ होती है, एक तो आप ट्रीटी को साइन करते हो, एक आप ट्रीटी को रेटिफाई कर देते हो। जब आप ट्रीटी को रेटिफाई कर देते हो मतलब उस ट्रीटी में जो भी कुछ लिखा था अब आप उससे बाइंड हो चुके हो, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। 1816 से ये बाइंडिंग हो गई थी। उसमें क्या हुआ था? उसमें वहाँ पर एक मार्कर लगाया गया था बाउंड्री का, ठीक है, जो कि किंगडम ऑफ नेपाल के थ्रू था। ऑलराइट, देखो अब समझ में आ गया होगा आपको। काला पानी रीजन का जो नाम है रिवर काली से आता है। नेपाल क्लेम करता है द रीजन इज बेस्ड ऑन द रिवर एज इट बिकेम द मार्कर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल फॉलोइंग ट्रीटी ऑफ सुगौली बिटवीन दिस। वो कहना चाह रहे जो रिवर काली है ना वो मार्कर है उस बाउंड्री की, वहाँ से आप डिफाइन करोगे कि किंगडम ऑफ नेपाल कहाँ है। ये ट्रीटी ऑफ सुगौली की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी जो नेपाल ने अपना कुमाऊं और गढ़वाल का जो वेस्ट का रीजन था और एक सिक्किम के ईस्ट का रीजन था वो इंडिया को हार गए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हार गए थे। और उसका जो आर्टिकल 5 है ना, किंग ऑफ नेपाल ने अपना जो क्लेम था रीजन का वो वेस्ट का, रिवर काली के वेस्ट साइड का, यानी कि इंडिया के साइड का। मैप को इमेजिन करो, हर बार आपको मैप देख के नहीं सीखने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में मैप नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ना है, मैप इमेजिन करके उसके हिसाब से आंसर लिखना है। इमेजिन करो कि ये जो उत्तराखंड है उसका वेस्टर्न पार्ट हमारे पास क्या है, काला पानी के वेस्टर्न पार्ट हमारा उत्तराखंड है, ईस्टर्न पार्ट क्या है, ये नेपाल है। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग
जो नेपाल के जो राजा थे उन्होंने जो अपने जो क्लेम थे ना इस रीजन के, जो कि रिवर काली के वेस्ट में, इमेजिन करो उस मैंने जो काला पानी मैप में दिखाया था उसमें रिवर काली को इमेजिन करो नीचे बहते हुए, और उसका वेस्ट का जो रीजन है, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट कहाँ करता है, हाई हिमालयाज़ के अंदर, और फ्लो करता है ग्रेट इंडियन प्लेन्स के अंदर, ठीक है। उन्होंने आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उसका क्लेम छोड़ दिया था कि इस काली रिवर के वेस्ट का जो एरिया है वो हमारा नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ब्रिटिश रूलर्स ने रिकॉग्नाइज क्या किया था, नेपाल का राइट टू डू द रीजन दैट फेल इन द ईस्ट। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ठीक है, रिवर के काली के ईस्ट का रीजन है वो आपका हो जाएगा, किंगडम ऑफ नेपाल का, और आर्टिकल 5 में उनके किंग ने वहाँ पर क्लेम छोड़ भी दिया था कि भाई वेस्ट वाला इंडिया वालों को दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट वाला हम रख लेते हैं। अब इसका हिस्टोरिक ओरिजिन क्या है इस डिस्प्यूट का वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेपाल की जो नेपाल के एक्सपर्ट है ना वो कहते हैं कि जो ईस्ट है ना काली रिवर का वो बिगन कहाँ से होना चाहिए। वो कह रहे कि भैया इसकी ये जो ईस्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफाइन किया, लेकिन इसकी बिगिनिंग ना जहाँ से रिवर शुरू हो रही है वहीं से इसकी बिगिनिंग होनी चाहिए। सोर्स अकॉर्डिंग टू दैम इज़ द माउंटेन्स नियर लिम्पियादुरा, जो कि हायर एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा और ऊंचाई के ऊपर जाके जहाँ से रिवर काली का ओरिजिनेट होती है, वो कह रहे हैं वहाँ से इसका सोर्स स्टार्ट करो, वहाँ से इसका जो ईस्ट है ना उसको नेपाल डिफाइन करो, उस एरिया को हमारे अंदर आने दो, फिर उसके अकॉर्डिंग काला पानी उनके अंदर चला जाता है। नेपाल क्लेम करता है कि एक लैंड मास है जो कि हाई इन द माउंटेन्स है, जो कि ईस्ट में पूरा एंटायर स्टेज जो कि लिम्पियादुरा के डाउनवर्ड्स है वो उनका है। लिम्पियादुरा से नीचे की तरफ एक लैंड मास है पूरा का पूरा ईस्ट साइड में। नेपाल ये बोलता है कि पूरा का पूरा हमारा होना चाहिए। इंडिया दूसरे साइड से क्या बोलता है कि जो बॉर्डर बिगन करता है काला पानी का, विच इंडिया सेज इज वेयर द रिवर बिगन्स। इंडिया ऑन दी अदर हैंड सेज बॉर्डर बिगन्स एट काला पानी। इंडिया बोल रहा है कि काला पानी के जो एरिया है ना उसमें बॉर्डर बिगन होता है, काला पानी के एरिया के अंदर जहाँ रिवर एंटर करती है बिगन करती है वहाँ से हम लोग बॉर्डर डिफाइन करेंगे। डिस्प्यूट मेनली इसलिए क्योंकि वेराइंग इंटरप्रिटेशन है ओरिजिन के रिवर की और उसकी ट्रिब्यूटरीज की, क्योंकि वो माउंटेन्स के थ्रू निकलती है ना स्लाइस होकर, कभी कहीं से टुकड़ों में बट रही है कभी कहीं से, तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट है। कोई इसका सोर्स को कुछ मान रहा है, इंडिया वाले बोल रहे हैं कि जहाँ काला पानी है वहाँ पे इसका सोर्स है, वो बोल रहे हैं कि नेपाल वाले बोल रहे हैं लिम्पियादुरा के अंदर इसका सोर्स है, इसलिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हैं। नेपाल का क्लेम जो है ना उसकी टेरिटरी ईस्ट ऑफ काली वो बेस्ड है लिम्पियादुरा में, ओरिजिन लिम्पियादुरा के अंदर। और इंडिया का जो क्लेम है वो कह रहा है कि जो नेम काली है ना वो काले ये काला पानी का जो एरिया है उसी के पास से काली रिवर निकलती है, वहाँ से है। इंडिया ने लिपू लेक को कैसे कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन पासेस विद तिब्बतन प्लेटू वाज एम्प्लाई हाईलाइटेड इन 1962 वॉर। 1962 वॉर के अंदर आपको पता ही था इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, अक्साई चीन हम लोगों ने उनको दे दिया था, काइंड ऑफ हम हार ही गए थे उनसे वैसे तो। उस वॉर के अंदर चाइनीज़ फोर्सेज ने, चाइना की जो फोर्सेस थी ना उन्होंने जो पास यानी कि जो रास्ता से ला इन तवांग, तवांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और रीच कहाँ गया ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ईस्ट के अंदर जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स थे ना वहाँ तक पहुँच गए। तो कैसे, तवांग का जो ये सेलांग पास है ना वहाँ से। जो द मिलिट्री डिफीट इन द ईस्ट आर क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वीकली गार्डेड पासिस वर ए मेजर वल्नरेबिलिटी। इंडियन मिलिट्री ने बाद में एसेस किया कि इन्होंने जो ये पासिस है ना सारे के सारे इन सबको बहुत वीकली गार्ड किया हुआ है, इसी कारण वो लोग देखो इस तवांग वाले एरिया से निकल के ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स तक पहुंच गए थे। तब इंडिया ने सोचा कि ये तो बहुत मेजर वल्नरेबिलिटी है इंडियन मिलिट्री की, वल्नरेबिलिटी मतलब कमज़ोरी है। इन कंपैरिजन टू सेला विच वॉज समवट फोर्टिफाइड, लिपू लेक वॉज वल्नरेबल। सेला की कंपैरिजन के अंदर जिसको कुछ तो फोर्टिफाइड था, फोर्टिफाइड मतलब वहाँ पे कुछ बाउंड्री थी, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखी थी। लिपू लेक जो था वो बिल्कुल ही कमज़ोर था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। नेपाल के जो किंग थे महेंद्र, वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचे दिल्ली के साथ, और उन्होंने हैंड ओवर कर दिया जो रीजन था ना सिक्योरिटी पर्पज़ के मामले में, उन्होंने इस एरिया को इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। महेंद्र किंग थे उस टाइम पे। 1969 के अंदर एक बायलेटर नेगोशिएशन हुआ, यानी कि दो तरफा नेगोशिएशन हुआ। ऑल द पोस्ट वर रिमूव्ड बेरिंग काला पानी, सारी की सारी पोस्ट को छोड़ दिया गया था काला पानी के अलावा, ठीक है। वेयर हैव नेपाल एंड इंडिया एड मतलब गलती कहाँ हुई है इंडिया और नेपाल से। इंडिया और चाइना ने एक बहुत क्लियर वायलेशन किया था नेपाल के कंसर्न्स का 2015 के अंदर, जो लिपू लेक एग्रीमेंट था ना इंडिया और चाइना का, विच रिन्यूड इंडियाज़ मानसरोवर पिलग्रिमेज कनेक्शन, जिसके कारण इंडिया का जो मानसरोवर का पिलग्रिमेज कनेक्शन था ना वो रिन्यू हो गया था। नीदर साइड कंसल्टेड नेपाल, यानी कि इंडिया और चाइना में से किसी ने भी नेपाल के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं किया और उसके ओपिनियन को जानने की कोशिश नहीं की। बिफोर दैट एग्रीमेंट दैट बूस्टेड पिलग्रिमेज एंड ट्रेड इन तिब्बत, इंडिया और चाइना जो एग्रीमेंट किया था ना भाई पिलग्रिमेज का मानसरोवर का, नेपाल से तो कुछ बात की ही नहीं, और तिब्बत के अंदर ट्रेड बढ़ाने की बात कर दी, पिलग्रिमेज का रास्ता निकालने की बात कर दी। ये इंडिया चाइना ने अपने आप कर लिया, बल्कि चाइना कहीं ना कहीं नेपाल भी उस पाथ में पड़ता है, तो नेपाल को भी कंसिडरेशन में तो लेना ही चाहिए था। करंट पोजीशन क्या है, फिलहाल क्या चल रहा है वहाँ पे।
नेपाल ने एक रिवाइज्ड ऑफिशियल मैप रिलीज़ किया है। उसमें क्या किया है उन्होंने, जो लिम्पया लुद्रा का जो सोर्स है ना काली से काले पानी का, और लिपुलेख पास का नॉर्थ ईस्ट में ट्रायंगुलर रीजन है, उसको उन्होंने अपनी टेरिटरी बताया है। नेपाल ने एक नया मैप बनाया, उसमें उन्होंने लिम्पियादुरा जो सोर्स है काली का, काली रिवर का, वो बोल रहे हैं कि काली रिवर वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और वहाँ से लेके काला पानी तक और लिपुलेख पास, इन सबको उन्होंने अपना एरिया बता दिया है। 22 मई को जो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर के थे KP शर्मा के, उन्होंने रजिस्टर किया था एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मोशन टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन द मैप। 22 मई को उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, उनका नाम है KP शर्मा ओली, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लेके आए थे कि इस मैप को, ये जो नया मैप उन्होंने बनाया ना, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, इसको फाइनल कर दिया जाए। इंडियन ऑब्जर्वर्स क्या बोलते हैं कि दिस मूव मेक्स एनी फ्यूचर सॉल्यूशन ऑफ काला पानी इशू नियरली इम्पॉसिबल एज ए कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी विल मेक काठमांडू's पोजीशन इनफ्लेक्सिबल। वो कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग अपने मैप को एक स्टेटस दे देंगे तो फ्यूचर में इस इशू के ऊपर, इस डिस्प्यूट के ऊपर सेटलमेंट होना, सॉल्यूशन आने में परेशानी होगी। ये इंडियन ऑब्जर्वर्स का कहना है। ट्राई जंक्शन मैप में आपको दिखा दिया मैंने, नेपाल के 2 ट्राई जंक्शन से इंडिया और इसके चाइना के साथ। ये तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें आपको मैंने ऊपर सारा समझा दिया, वही है। लिपुलेख क्या है, लिपुलेख पास है, ठीक है। सोर्स ऑफ काली रिवर क्या है, सोर्स ऑफ काली रिवर चाहिए, नेपाल बोलता है कि वो लिम्पियादुरा वाला है, इंडिया बोलता है कि जहाँ से काला पानी में एंटर करती है वहीं पे है। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर कहाँ से है, उत्तराखंड में, यूपी, बिहार, उधर थोड़ा सिक्किम वाली साइड की तरफ से भी। काला पानी कहाँ पे है, काला पानी उत्तराखंड के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। रूट टू माउंट कैलाश और माउंट सरोवर और रिवर पासिंग थ्रू चाइना एंड इंडिया, इनके बारे में बात कर लेते हैं। माउंट कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए हमारे पास इंडिया से 2 रास्ते हैं, एक जाता है सिक्किम से और एक जाता है काठमांडू से। और अगर हम बात करते हैं रिवर पासिंग थ्रू चाइना एंड इंडिया, तो ब्रह्मपुत्र का नाम आपको हमेशा सुनाई देगा। ये इंडिया, चाइना, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज़ के थ्रू होके और बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। और ये अगर हम इंडिया की रिवर माने, इंडिया की माने, तो देखो अगर ये बहुत लंबी रिवर है, इंडिया से पास होती है, ऑल्दो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो हमारी गंगा है। नेक्स्ट वी हैव इज़ US डिस्कस्ड कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन डेकेड्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये डिसाइड किया है, ये कंडक्ट किया है, डिस्कशन चल रहा है बेसिकली अभी कि वो अपना दशकों बाद जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है वो करने वाले हैं। पहला मतलब ओवरऑल पहला नहीं, पहले कर चुके थे, 1992 के बाद से नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि CTBT जैसी ट्रीटीज़ आ गई थी। ये सब हम इसमें जानेंगे कि कब इन्होंने किया था, CTBT के कारण क्यों नहीं कर पाए थे, और अब क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। तो इस वीडियो में, और सॉरी इस न्यूज़ पार्ट के अंदर हम यही देखते हैं। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने अच्छा, आप यूनाइटेड स्टेट्स के जो इलेक्शन है वो नवंबर में होने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा। यूनाइटेड स्टेट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है वहाँ के प्रेसिडेंट पर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया गवर्नेंस को लेकर, ठीक है। कभी आएगा, जैसे नवंबर में तो आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, तो हम डिस्कस करेंगे, बट आपको पहले ही मालूम होना चाहिए। लास्ट वीक उन्होंने डिस्कस किया था कि भाई क्या हम पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट करें क्या, क्योंकि 1992 के टेस्ट एक्सप्लोजन के बाद हम लोगों ने किया ही नहीं है। लेकिन अभी क्यों? मिड अप्रैल के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसको इशू किसने किया था, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने। और क्या था वो टॉपिक? वो था एडहेरेंस टू एंड कंप्लायंस विद आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स, कंप्लायंस रिपोर्ट। देखो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, उसके किसी के साथ कंप्लाइन करना, किसी के चीज़ का साथ देना, किसी चीज़ में कोलैबोरेट करना, किसी के पैरेलल होना, किसी से एग्री करना, ठीक है। पूरा बताता हूँ मैं आपको भी क्या है। उसने रेज किए थे कंसर्न कि चाइना माइट बी कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। हो सकता, इस रिपोर्ट ने बताया था, हो सकता है चाइना जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है विद लो यील्ड्स, यानी कि पता ना चले, छुप छुप कर, एट इट्स लोपनूर टेस्ट साइट। एक टेस्ट साइट है चाइना की, लोपनूर टेस्ट साइट, वहाँ पर, इन वायलेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अंडरटेकिंग्स। अगर आप लोग UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर्स 2-3 महीने से भी अगर पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि CTBT क्या ट्रीटी होती है। वैसे हम इस न्यूज़ में आगे भी डिस्कस करेंगे, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कहना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स वाले कि भैया चाइना जो है इस लोकेशन के ऊपर CTBT की वायलेशन करके न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है छुप छुप कर। US की रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि रशिया ने कंडक्ट किए हैं न्यूक्लियर वेपन एक्सपेरिमेंट दैट प्रोड्यूस्ड अ न्यूक्लियर यील्ड and were inconsistent with zero yield understanding underlying the CTBT, though it was uncertain about how many such experiments had been conducted. Similarly इस रिपोर्ट ने बोला है कि US भी CTBT की वायलेशंस का CTBT को वायलेट करके
वो जो ट्रीटी है हमारी, और कुछ ना कुछ ऐसे कंडक्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स न्यूक्लियर टेस्ट के, लेकिन काउंट कितने हैं, ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं रशिया ने, हमें पता नहीं है अभी। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन नहीं किया है सितंबर 1992 के बाद, और न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन एडवोकेट्स ने वार्न किया था कि ऐसा करने से बहुत डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, जो एडवोकेट्स होते हैं मतलब सपोर्टर्स होते हैं ना, एडवोकेट्स, एक्सपर्ट, सपोर्टर्स, उन्होंने कहा था कि आप मत ही कीजिएगा, इसके बहुत ही डेवास्टेटिंग का मतलब होता है कि खतरनाक, हार्मफुल, मतलब बहुत ही बेकार तरीके से, यानी कि वर्ल्ड वाइड कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Such a test would be significant departure of US from defense policy and dramatically up the ante for other nuclear armed weapons. ante का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि अगर आप इस तरह का टेस्ट करते हो तो आप जो यूएस की जो डिफेंस पॉलिसी है, पहले तो आप उससे बाहर निकल जाओगे, उसके बियॉन्ड जाओगे। सेकंड चीज़, बाकी जो न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन्स है ना, उनमें से आप करने वाले पहले बन जाओगे। देखो, चाइना अगर कर भी रहा है, रशिया अगर कर भी रहा है, तो क्या उन्होंने अनाउंसमेंट की? नहीं की है। यूएस क्या कर रहा है? अनाउंसमेंट कर रहा है। तो वो एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि अगर आप अभी करते भी हो ना, तो ट्रीटी को ऑफिशियली ब्रेक करने वाले आप पहले नेशन हो जाओगे, और उसके सच में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम लोग जानते चलेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। If it were to go ahead, it would be seen as a starting gun to unprecedented nuclear arms race. Unprecedented मतलब अभूतपूर्व, जो पहले कभी हुआ ना हो। अगर आप इसी तरीके से आगे जाते हो तो आप एक फाइट स्टार्ट कर दोगे, एटॉमिक्स आर्म्स रेस, यानी कि जो ये न्यूक्लियर आर्म्स है, यानी कि परमाणु के जो हथियारों की जो दौड़ है ना, वो आप स्टार्ट कर दोगे। यूएस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब हम CTBT के बारे में जानते हैं। देखो, CTBT की कहानी सिंपल सी ऊपर से पहले बता देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। CTBT का सिंपल मतलब ये होता है, ये एक ऐसी ट्रीटी साइन की गई थी कि भैया कंट्रीज़ जो हैं न्यूक्लियर आर्म्स वेपन के फॉर्म में ना बनाए, इन सबको जितने बन चुके हैं उन सबको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेंगे। हर कंट्री ने, जितनी भी कंट्रीज में बताएंगे, उन्होंने साइन किया था, कुछ कंट्रीज ने साइन नहीं किया था। ठीक है, वो भी हम बताएंगे। तो कुछ उस ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ उस ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कौन है जो कर रहे हैं, कौन है जो नहीं कर रहे हैं, और छुप छुप के कर रहे हैं या फिर सबको बता के कर रहे हैं, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है। ट्रीटी इज़ बैनिंग ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कोई भी विस्फोट परमाणु का, एवरीवेयर बाय एवरीवन, कहीं पर भी और किसी के भी द्वारा। ट्रीटी को नेगोशिएट किया था कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जिनेवा। जिनेवा आपको पता है स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, वहाँ इसको कॉन्फ्रेंस को किया गया था, और यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली है ना, उसके अंडर इसको अडॉप्ट किया गया था। ये सिग्नेचर के लिए 24 सितंबर 1996 को ओपन हुई थी, 24 सितंबर 1996 में। ट्रीटी को एनफोर्स किया था 44 स्टेट्स ने, जो कि इसके एनेक्स 2 में लिस्टेड है। ट्रीटी विल रेटिफाई, रेटिफाई करने का मतलब है कि जब ये रेटिफाई हो जाती है कोई भी ट्रीटी, तो आप उससे बाइंडिंग हो जाते हो। जब तक आप साइन करते हो तो आप सिर्फ एक ऑब्जर्विंग मेंबर की तरह रह जाते हो कि आपने साइन की हुई है। जब आपने रेटिफाई कर दी है तो आप उसके कानून को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। ये जो स्टेट्स हैं, इनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उस टाइम के अंदर। ठीक है, इसलिए इन्होंने आपस में नेगोशिएट किया और इस ट्रीटी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इन्होंने ये ट्रीटी को अभी तक साइन नहीं किया है। जीरो यील्ड की बात आई थी बीच में रशिया के बारे में, जीरो यील्ड की, इसलिए मैंने ऊपर नहीं बताया, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ने डिफाइन किया है जीरो यील्ड का मतलब क्या होता है। टेस्ट बैन दैट वुड प्रोहिबिट सुपर क्रिटिकल हाइड्रोन्यूक्लियर टेस्ट बट नॉट सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट। यानी कि सुपर क्रिटिकल हाइड्रोन्यूक्लियर टेस्ट को तो आप प्रोहिबिट कर दोगे, लेकिन आप प्रोहिबिट क्या नहीं करोगे, सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट। कुछ एक्सप्लोजिव, कुछ एक्सट्रीम लेवल के जो टेस्ट होते हैं उनको आप बैन कर देते हो, प्रोहिबिट कर देते हो, कुछ आप अलाउ कर देते हो। ठीक है, जैसे एनर्जी वगैरह के यूज़ के लिए हो गया, वो आप अलाउ कर देते हो CTBT के अंदर, उसे ज़ीरो यील्ड बोलते हैं। अब CTBT इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी ट्रीटी बनाने की? कोई अपने न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो बनाने दो। CTBT जो है ना, वो लास्ट बैरियर है ऑन द वे टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। अगर किसी को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने हैं ना, तो ये एक बैरियर है उसकी ज़िंदगी के अंदर, उस कंट्री की लाइफ में, उस कंट्री की पाइपलाइन में ये बैरियर है CTBT। ऐसे ही नहीं कर सकते आप डेवलप, लेकिन ये लास्ट बैरियर भी है। द मोमेंट आप CTBT को या तो आप अनफॉलो कर देते हो या फिर आप उसका पार्ट बनते ही नहीं हो, तो यू कैन डेफिनेटली डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। इट कर्ब्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर वेपन्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन। कर्व का मतलब होता है ख़त्म कर देना, बंद कर देना। नए न्यूक्लियर वेपन्स को तो कर्व कर देती है, बिल्कुल बनने नहीं देती, और जो पुराने एग्जिस्टिंग है उनके डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस बताते रहते हैं ताकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोसिवली डेवास्टेटिंग ना हो। ट्रीटी क्या प्रोवाइड करती है? लीगली बाइंडिंग नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है रूल्स अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। आप न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करोगे, इसके लिए उसने कुछ न्यूली
लीगली यानी कानूनी कुछ आपके ऊपर वो है, बंधन है आपके ऊपर कुछ, ये कह सकते हो। ट्रीटी प्रिवेंट करती है ह्यूमन सफरिंग को और एनवायरमेंटल डैमेज को, जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग से कॉज होता है। हाँ, आप न्यूक्लियर टेस्ट कॉज करते हैं तो एनवायरमेंट को बहुत सारा हार्म होता है, बहुत सारी रेडिएशन फैलती है, तो उस चीज़ को भी ट्रीटी जो है हमको प्रिवेंट करती है ताकि ह्यूमन बींग्स की सफरिंग इंक्रीज़ ना हो। कंसर्न क्या है इससे? अब कंसर्न ये है कि चाइना और रशिया दोनों ने डिसमिस किए हैं जो यूएस ने उसके ऊपर एलिगेशन यानी कि आरोप लगाए हैं। उन्होंने पॉइंट किया कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो बैक ट्रैक करता है सारे ही नेगोशिएटेड एग्रीमेंट से। जैसे उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से बैक ट्रैक कर लिया, ठीक है। रशिया और यूएस का इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज फोर्सेस का जो ट्रीटी था उससे भी बैक ट्रैक कर लिया। तो यूएस का तो पॉइंट ही ऐसा है, यूएस ने क्लाइमेट चेंज से बैक ट्रैक किया। अभी यूएस की कल की जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी उसमें लिखा था यूएस ओपन स्काई से बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। और यूएस ने किससे, यूनेस्को से भी बैक ट्रैक कर लिया है। तो चाइना रशिया ये बोल रहे हैं कि भैया आप तो हर चीज़ में बैक ट्रैक कर रहे हो, आप तो हर चीज़ में ही एलिगेशंस लगा रहे हो। टेंशंस विद चाइना तो ऑलरेडी हाई हैं, ट्रेड को लेकर ट्रेड वॉर चाइना के साथ, टेक्नोलॉजिकल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, मिलिटराइजेशन हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, वहाँ पे चाइना अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है। यूएस अपनी नेवी भेजता रहता है कभी वहाँ, कभी किसी कंट्री के सपोर्ट में, कभी कुछ, ठीक है। और मोस्टली रिसेंटली नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक, इस पैंडमिक तो चल ही रहा है। यूएस इज़ ऑल द टाइम ब्लेमिंग कि ये चाइनीज़ वायरस है, वुहान वायरस है, चाइना की लैब से आया है, चाइनीज़ पीपल हैव टू एक्सेप्ट दिस। यूएस कुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर रिज्यूमिंग टेस्टिंग एट नेवाडा। तो हो सकता है कि यूएस पीपल ने वो नेवाडा के जो ग्राउंड, नेवाडा के अंदर टेस्ट की जो ये जो न्यूक्लियर टेस्ट की जो फैसिलिटीज़ है ना, उनको रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हो ताकि उनको रिज्यूम किया जाए वहाँ पर टेस्टिंग। कोल्ड वार राइवलरी, कोल्ड वार का आपको पता होगा यूएस और रशिया के बीच चला था, दो मेजर फोर्सेस थे उस टाइम पे। राइवलरी मतलब दुश्मनी, वॉज ऑलरेडी विजिबल व्हेन द न्यूक्लियर आर्म्स रेस बिगेन इन द 1950s। जब 1950 के अंदर न्यूक्लियर आर्म्स का जब ये दौड़ शुरू हुई थी ना, उसी टाइम दिखाई चल गया था कोल्ड वॉर की राइवलरी। जो नए राइवलरीज थे वो फिर इमर्ज होके आए और निकल के आए। रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग में सिग्नल द डिमाइस ऑफ द इल फेटेड सीटीबीटी, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियर आर्म रेस। अगर ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग रिज्यूम हो जाती है तो इल फेटेड सीटीबीटी, यानी कि फेटेड मतलब जिसका भविष्य अंधेरे में है, उस ट्रीटी को, सीटीबीटी को शायद ख़त्म करना पड़ेगा। एंड देयर विल बी न्यू बिगिनिंग्स इन द न्यूक्लियर आर्म्स रेस। नेक्स्ट हमारी बड़ी वाली न्यूज़ के अंदर है चाइनाज BRI यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। क्यों ये टॉपिक के अंदर है? देखो, चाइना तो वैसे ही पूरा टॉपिक में चल रहा है आजकल डिस्कशन के अंदर। इंडिया के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स फिर से स्टार्ट हो गए हैं। नेपाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, चाइना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इस साल भी फिर से आ गए, भी रिसेंटली आ गए हैं। कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, पढ़ते चलो, बस जो सामने आ रहा है पढ़ते चलो। चाइना ने हिंट दिया है एट अ शिफ्ट इन हाउ इट विल परस्यू इट्स सिग्निफिकेंस BRI amid growing concerns about debt repayments from many partner countries because of the coronavirus pandemic। चाइना ने हिंट दिया है कि वो अपने BRI को करंटली जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चल रहा है उसके दौरान, और कुछ जो डेट पेमेंट्स है, चाइना ने किसी का डेट करना है, किसी कंट्री ने चाइना का डेट पेमेंट करना है, वो सबको वो कैसे हैंडल करेगा, इसके बारे में चाइना ने थोड़ा सा हिंट आउट किया है। रिसेंट रिपोर्ट में चाइना ने कहा है कि वो किस पे फोकस करेगा, अचीविंग शेयर्ड ग्रोथ थ्रू कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन एंड वुड वर्क विद BRI पार्टनर्स फ्रॉम म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स। उन्होंने कहा है कि वो शेयर्ड ग्रोथ, मिलकर बढ़त की ओर आगे बढ़ेंगे, कंसल्ट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, सूझबूझ से चलेंगे, बातचीत करके चलेंगे। एंड वुड वर्क विद BRI के जो पार्टनर्स है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के जो पार्टनर कंट्रीज़ है, जहाँ जहाँ से रोड का कॉरिडोर की बात की जा रही है, उन सब के साथ एक म्यूचुअली बेनिफिट आउटकम्स, यानी कि जिसमें सबका फ़ायदा हो। बैकग्राउंड क्या है? रिसेंट वीक्स में, बीते कुछ सप्ताह में, चाइना ने कुछ कॉल्स रिसीव किए थे एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। उन्होंने डिमांड की थी कि उनका जो वेव है ना, यानी कि जो जैसे वेव करना मत, जो डेट का रीपेमेंट होता है ना, उसमें थोड़ी सी उनको छूट मिले। उनको जो कर्जा पे करना था उसके रिगार्डिंग BRI का, उसमें थोड़ी छूट मिले। वेव मतलब छूट। चाइना की जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है ना, इसमें वो ग्रांट देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है, प्रेफरेंशियल लोन्स देता है। इस तरीके से चाइना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। BRI क्या है ये आपको पता होना चाहिए। BRI का है एक लैंड बेस्ड बेल्ट है, बेल्ट मतलब एक रोड है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ये, ठीक है। और मैरीटाइम सिल्क रोड, ये इसका एम क्या है? ये तीनों चीज़ें हैं इसमें, देखो, लैंड बेस्ड बेल्ट, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ऑलराइट, ध्यान रहे अब आपको। इसका एम क्या है? कनेक्ट करता है ईस्ट एशियन इकोनॉमिक रीजन। ध्यान रहे, ईस्ट, एक मैप को इमेजिन करो, वर्ल्ड मैप को, और उसमें इमेजिन करो ईस्ट कहाँ है, एशियन कहाँ है, इकोनॉमिक रीजन, ईस्ट एशिया का इकोनॉमिक रीजन।
फिर यूरोपियन इकोनॉमिक सर्कल को इमेजिन करो मैप को अपने दिमाग में, आपने वर्ल्ड मैप कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा, अगर आपकी टेबल के सामने है तो उसको देखो कहाँ पर है यूरोपियन इकोनॉमिक सर्कल, और इट रन्स अक्रॉस द कंट्रीज ऑफ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका के थ्रू गुजरेगा। BRI जो है वो चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एम्बिशियस समझते हो ना आप लोग, समबडी हु हैज एम्बिशन मतलब हाई डिज़ायर टू रीच टू अ पर्टिकुलर गोल। प्रोजेक्ट जो कि 2013 में अनाउंस किया था उन्होंने। ये 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करता है, 60% वर्ल्ड की GDP को, और 70 कंट्रीज़ को 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा। लाइक दिस कैन बी यूज इन सो मैनी टाइप्स ऑफ आंसर्स, कितने ही टाइप के आंसर में आप यूज़ कर सकते हो इस एक पॉइंट को। ठीक है, कि क्या है BRI में क्या कंपोजिशन क्या है BRI का। फिर चाइना स्पेंड कर रहा है ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन किसके लिए, रिव्यू और रिन्यू करने के लिए ओवरलैंड और मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स किसके साथ, चाइना, यूरोप, वेस्ट एशिया और ईस्ट अफ्रीकन, थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पोर्ट्स लिंक टू हाई स्पीड रोल एंड रेल कॉरिडोर्स। इतना सारा पैसा चाइना अपने आप को यूरोप, वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका के साथ कनेक्ट करेगा, उसमें नए मॉडर्न पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करेगा, हाई स्पीड रोल और रेल कॉरिडोर्स कंस्ट्रक्ट करेगा। इन सब के ऊपर सारा का सारा मिलाकर 1 ट्रिलियन के आसपास पैसा खर्च किया जा रहा है। इंडिया का कंसर्न क्या है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के साथ, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया आर्ग्यू करता है कि जो BRI है और जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये इसकी सॉवरेनिटी को वॉयलेट करते हैं, क्योंकि ये उन पार्ट से गुजरते हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि इंडिया से बिलोंग करता है। सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता। इंडिया कह रहा है कि भैया आपका जो BRI और जो CPEC है ना, वो ऐसे एरिया से पास कर रहा है जो इंडिया का पार्ट है, तो हम इसको इसलिए ऑब्जेक्ट करते हैं। फिर डेट ट्रैप, BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, दे आर पुशिंग रेसिपिएंट कंट्रीज इनटू इनडेटेडनेस, डू नॉट ट्रांसफर स्किल्स और टेक्नोलॉजी एंड आर एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल। फिर इंडिया ये बोल रहा है कि आप जिन कंट्रीज़ को थ्रू इसको प्रोजेक्ट को निकाल रहे हो ना, वहाँ पर इनडेटेडनेस, कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, प्लस में आप स्किल्स ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, और ये एनवायरमेंटली बहुत ही अनसस्टेनेबल है। ये इंडिया का कहना है, ध्यान रहे। चाइना प्लान क्या कर रहा है, CPEC को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करेगा। पहले चाइना से पाकिस्तान था, ऊपर से गुजरता है जम्मू कश्मीर के अपर रीजन से, गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया से। चाइना इस प्लानिंग कि इसको आगे अफगानिस्तान तक पहुँचाएँ। मीनवाइल उसी समय मालदीव, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका वो ईगरली परस्यू कर रहे हैं BRI के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि चाइना जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी कर रही है। रिसेंटली श्रीलंका के अंदर एक लोटस टावर था जिसमें चाइना का बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट था। थ्रू OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी जो चाइना का है, चाइना क्या कर रहा है, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रेटजीज़ है ना, उनको भी काउंटर कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर अपनी ग्रेटर प्रेजेंस दिखाने के लिए चाइना जो है OBOR को, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, जिसको चाइना बोलता है कि हमारी टेरिटरी में। हम लोगों ने आज की न्यूज़ में देखा था कि तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का, उसको चाइना क्लेम करता है कि दैट इज़ देयर टेरिटरी, बट वी क्लेम एंड वी परस्यू विद द थॉट विद द सोवरेनिटी दैट तवांग इज़ आवर पार्ट। इसी दैट्स वाई देयर इज सिक्योरिटी इम्पैक्ट ऑन इंडिया। नाउ टेंशन, bilateral relations with China, deep mistrust and India's growing concern over China's hegemonic intentions। hegemonic का मतलब क्या होता है, लीडरशिप, और डोमिनेटिंग लीडरशिप वाली बात की, डोमिनेटिंग इंटेंशंस इन साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन टू मेक इट प्रैक्टिकली अनलाइकली दैट इंडिया विल एवर कंसिडर ज्वाइनिंग दिस प्रोजेक्ट। जिस तरह का तनाव जो दो तरफा रिलेशन है चाइना का और इंडिया का, जिसमें उस तरह जहाँ पर उस पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है ना, एक बहुत ही डीप मिसट्रस्ट है। मिसट्रस्ट का मतलब कि जहाँ पर विश्वास टूटता है ना, वो ग्रोइंग कंसर्न्स, जो मुद्दे हैं, जो फासले वगैरह हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना की एक डोमिनेटिंग इंटेंशन है, मंशा जो है ना वो डोमिनेट करने की है। ठीक है, साउथ एशिया के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, साउथ एशिया में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं। मैप को इमेजिन किया करो, जब भी ऐसे वर्ड आते हैं ना, मैप इमेजिन सडनली करो, आपको पता चल जाएगा। और इंडो पैसिफिक रीजन में भी, तो फिर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि इंडिया को दिखता है कि ये एक डोमिनेटिंग इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट, फैक्ट कि चाइनीज़ ने 30,000 के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय कर दिया, जो CPEC का रूट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और विच मेक्स इट एक्टिव प्लेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियरली दिस इज़ अ केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड। ऑब्वियस सी बात है, डबल स्टैंडर्ड का केस बनी गया चाइना का। तो ये एक मैप के अंदर फोटो देख लेते हैं चाइना का
और ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये देखो ये हमारा चाइना है, यहाँ से ये वेस्ट एशिया से होता हुआ ईस्ट एशिया की तरफ जाएगा, फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा ईस्ट यूरोप में और ये फिर यूरोप तक कनेक्ट करेगा। ये है नीचे की तरफ से, देखो साउथ चाइना सी से होता हुआ और फिर ये बे ऑफ बंगाल यहाँ से बांग्लादेश के थ्रू, फिर यहाँ श्रीलंका को टच करके इधर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ और फिर यहाँ से ये मिडल ईस्ट के थ्रू होकर फिर यूरोप के अंदर हो गया जी। फैक्ट और प्रीलिम्स में पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। सिसाडस, यार ये ना मुझे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डाउट है तो मैं इसको सिकाडस ही बोलता हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर कुछ बोला था, अभी मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत बोलूँ तो आप अपने चेक करके एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। जितना मेरे को समझ में आ पाए ना, ये सिकाडस ही है। सिकाडस जो होते हैं ना, वो इंसेक्ट होते हैं जो मोस्टली अपनी लाइफ्स को अंडरग्राउंड ही बिताते हैं, ठीक है। वो सॉइल से बाहर करने के तब आते हैं जब वो मेट करने के लिए आते हैं। मेट का मतलब ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन के लिए, ठीक है। व्हेन दे हैव टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस देन ओनली दे कम आउट ऑफ द अंडरग्राउंड। एक बार जब वो ग्राउंड से बाहर आते हैं तो उनका लाइफ स्पैन थोड़ा ही बच जाता है, यानी कि उसके बाद वो 2 से 4 वीक तक ही ज़िंदा रह पाते हैं, ठीक है। और क्या 3 स्पीशीज़ ऑफ 17 ईयर सिकाडस और 3 स्पीशीज़ ऑफ 13 ईयर सिकाडस, ये होती हैं। 3 स्पीशीज़ 17 साल वाले की होती हैं और 3 स्पीशीज़ 13 ईयर वाले सिकाडस की होती है। न्यूज़ के अंदर क्यों है ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि 2020 और 21 में पीरियोडिकली बहुत सारे लार्ज अमाउंट के अंदर सिकाडस जो होंगे उनका आउटब्रेक होगा। ऐसा क्या होता है जब ये बाहर आते हैं तो आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द ग्राउंड इन बिलियंस, देखो बिलियंस के काउंट में बाहर आते हैं, इंसेक्ट हैं, बिलियंस के काउंट में बाहर आते हैं। वो शेड करते हैं अपना एक्जोस्केल्टन, यानी कि बाहर की जो स्किन, जैसे सांप होता है ना, सांप की जो आउटर स्किन होती है एक्जोस्केल्टन, उसको शेड कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने एक्जोस्केल्टन को शेड करने के बाद विंग्ड फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि इनके फिर पर आ जाते हैं, ठीक है। मेल सिकाडस जो हैं वो गाना गाते हैं, दे मेक सम नॉइज टू अट्रैक्ट द फीमेल्स एंड कलेक्टिव कोरस होता है दिन में, यानी कि मिलकर गाते हैं, बहुत लाउड होता है, उनकी साउंड जो 100 डेसिबल तक जा सकती है, विच इज़ एज मच एज ए पावर्ड लॉन मोवर। लॉन मोवर आपको पता है ना, घास काटने वाली मशीन होती है, उतनी पावरफुल तक हो सकती है इनकी वॉइस नॉइज़। मेट करने के बाद फीमेल्स जो हैं वो अपने एग्स देती हैं ट्वाइस दैट आर 1/2 to 1/4 इन डायमीटर। अभी इन्होंने यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखा है, पॉसिबली ये मिलीमीटर होगा। वन फीमेल इज़ कैपेबल ऑफ लेइंग ओवर 400 एग्स इन 40 से 50 डिफरेंट साइड। 400 के आसपास अंडे देती हैं, 40 से 50 डिफरेंट जगह के ऊपर। एग जो है वो इन द ट्विग्स फॉर 6 to 10 वीक्स। एग जो है वो ट्विग्स में ही रहता है, यानी कि उसका जो परत होती है ना उसी के अंदर रहता है 6 से 10 सप्ताह तक। फिर वो उसको हैच करते हैं। ट्विग्स मतलब जहाँ पर ये रहते हैंगे उसी का वो जो होल्ड करने का जो कवर होता है ना, जिसके अंदर इंसेक्ट रहते हैंगे उसी के अंदर। फिर ये हैचिंग करते हैं और फिर जो निम्स होते हैं, वो निम्स मतलब जो नवजात जो इनके वो कीड़े होते हैं, दे फॉल टू द ग्राउंड वेयर दे बरो 6 to 18 इंचेस। 6 से 18 इंच तक उनको दब जाते हैं नीचे वो अंडरग्राउंड में, जहाँ पर उनको खाना वाना मिलता है। फिर वो 13 से 17 साल के बाद निकल के आते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रुपिंग। 13 साल वाले में ग्रुपिंग हुई है उसकी या फिर 17 साल वाले में। कंसर्न क्या है, ये जो एग लेइंग बाय द सिकाडस कॉजेज सिग्निफिकेंट डैमेज टू स्मॉल ट्विग्स। घास पत्ते जिसमें होल्ड करते हैं ट्विग्स वगैरह में, इन सबको ही बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो डैमेज करते हैं ऑर्नामेंटल और हार्डवुड ट्रीज़ को, स्पेशली जो नए प्लांटेड फ्रूट ट्रीज़ होते हैं ना, जैसे एप्पल हो गया, डॉगवुड, पीच, चेरी, पियर अमंग अदर्स, विच आर मोस्टली सीरियसली डैमेज्ड। नेक्स्ट होता है ग्रैंड इथोपियन रेनेसार डैम, ग्रेट GERD। लोकेशन क्या है इसकी, बेनीशांगुल गुमुज रीजन इथोपिया के अंदर। इथोपिया के कौन है, हमारे WHO के जो प्रेसिडेंट है वो इथोपिया कंट्री से है। चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए WHO का सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना की तरफ। फॉर्मरली इसको मिलेनियम डैम बोलते थे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है बेनीशांगुल गुमुज रीजन में इथोपिया में। ये ब्लू नाइल रिवर के ऊपर है। ब्लू नाइल रिवर से ये ध्यान में होना चाहिए आपको, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बहने वाली रिवर है, ऑलराइट, जो कि लोकेटेड है 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान से 40 किलोमीटर ईस्ट। आपके सामने वर्ल्ड मैप होगा, आप उसको मैप को देखो कहाँ पर ये रीजन है। इथोपिया के अंदर 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, तो उसको 40 किलोमीटर ईस्ट देखो मैं यहाँ पे मैप दिखाता था, पर मैंने यही इमेजिन किया कि मैं अभी वो वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा आपको सारा करंट अफेयर कैसे पढ़ने होते हैं। मैंने खुद ही नोटिस किया था कि जब मैप को इमेजिन करके पढ़ता हूँ ना, एक तो बार देखो, हर एक न्यूज़ में मत देखो, एक दो बार देख लिया फिर इमेजिन करो, अच्छा सूडान वहाँ पे उसके 40 किलोमीटर ईस्ट में इधर को होगा, ठीक है, समझ के वहाँ से हो सकता है। इट शुड बी लाइक एनविजनिंग करना स्टार्ट करो। माइंड मैपिंग होती है ना, उसको खुद ऐसे करना स्टार्ट करो, फिर इसकी इमेज आपके माइंड में बनेगी, आपको रिकॉल करना ज़्यादा ईजी होगा इससे। ये न्यूज़ आफ्टर कंप्लीशन ये अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम हो जाएगा। और ये न्यूज़ में क्यों है,
इजिप्ट ने ऑब्जेक्ट किया है इस मैप के, इस डैम के कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। और सूडान हैज़ फाउंड इटसेल्फ कॉट इन द मिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब सूडान इसके कारण कन्फ्लिक्ट में आ गया है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस नाइल रिवर की बहुत नेसेसरी है वाटर सोर्स के लिए उस रीजन की। एक्चुअली वो पूरा का पूरा रीजन जो है ना उसको नाइल रिवर के थ्रू ही चलता है, ठीक है। ऑब्जर्वर्स आर कंसर्न की जो डिस्प्यूट है ना इसके कारण एक फुल फ्लेज्ड कन्फ्लिक्ट हो सकता है दो नेशंस के बीच में। और यूएस जो है हमेशा की तरह अपनी कंट्री का इशू सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने फिर टांग अड़ा दी कि हम मीडिएट करेंगे। तो यूएस तो हमेशा ही तंग करता ही है। वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ न्यू प्लांट की स्पीशीज़ मिली हैं। ये नाम ना बहुत टफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सच में याद करने पड़ेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है भैया। वेस्टर्न घाट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की ज्योग्राफी के लिए, और ये स्पीशीज़ का मिलना तो मतलब बाप रे बाप। केरला और तमिलनाडु की बात की जा रही है यहाँ पर। एरिया जो है यूजेनिया शेफेरोकार्पा ही किससे बिलोंग करता है? मायरट के और रोज़ एप्पल फैमिली से बिलोंग करता है। मेनली ककैयम एरिया में मिलता है, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी नाम आ गया तो ये भी आ सकती है एग्जाम में। केरला अबाउ 800 मीटर। जो फ्रूट्स ऑफ यूजेनिया हैं स्पेशीज़ के, उनको पैलेटेबिलिटी बोलते हैं, अपनी पैलेटेबिलिटी के लिए वो जाने जाते हैं। बड़े ही टफ नाम है यार ये तो, ठीक है। और ये देखो अजीब सा नाम, गोनियोथैलेमस सेरिक्यूस, जो ये एनोसिकी फैमिली ऑफ कस्टर्ड एप्पल के से बिलोंग करता है। ये कन्याकुमारी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है तमिलनाडु में। इसकी कितने एरिया के ऊपर? 400 मीटर की हाइट के ऊपर। सेरिकस रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डेंस सिल्की हेयर ऑन द पेटल्स। पेटल तो आप समझते होंगे, उसकी पत्तियाँ, जो फूल होता है उसकी। मेमेसाइलोन नर्वोसम क्या अजीब अजीब नाम है यार, सिंपल से नाम रख दो उनके। ये बिलोंग करता है मेलास्टोमेटासिया यानी कि कायम्बू और कावासावू इन लोकल पेटलैंड्स, यानी कि वहाँ के आम भाषा में इसको कायम्बू बोलते हैं और कावासावू बोलते हैं। नर्वोसम का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंटली रेज्ड लेटरल एंड इंट्रा मार्जिनल वेन्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लमीना। अरे भाई साहब इतनी भयंकर साइंस। अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम। मीन्स वो मंथली कंपाइलेशन में भी रिवाइज करेंगे उनको, तो फिर और अच्छे से समझा दूंगा। इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट एडेनोवायरस टाइप 5 वेक्टर होता है ये, जो कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को जो कोड करते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन और नोवेल कोरोना वायरस। ये एडेनोवायरस एक वीकेंड कॉमन कोल्ड वायरस है। इसकी ना एक वैक्सीन बनाने की बात की जा रही है एडेनोवायरस की, ठीक है। उससे क्या होगा, टेस्ट किया जाएगा। फेज़ 1 ट्रायल जो था ना वो सेफ़ था, इसका वेल टॉलरेटेड था, और एक इम्यून रिस्पॉन्स भी इसने जनरेट किया था वायरस के अगेंस्ट। फेज़ 2 का जो ट्रायल है वो रैंडमाइज्ड होगा, डबल ब्लाइंडेड होगा और प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल होगा। मिज़ोरम ने इंडस्ट्री का ग्रांट स्टेटस दे दिया है स्पोर्ट्स को, यानी कि ये अच्छी न्यूज़ है। एमिंग टू फर्दर बोल्स्टर द स्पोर्ट, बोल्स्टर का मतलब इंक्रीज, सडनली एक्सपैंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स हैव बीन अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस, स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया मिज़ोरम ने। पहला स्टेट बन गया इंडिया के अंदर ऐसा करने वाला जिसने स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया। फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग के अलावा इंडिजिनस गेम्स भी, जैसे कि स्टिक फाइटिंग, इंशुकनोरा, ये रोड पुशिंग को बोलते हैं, कलचेतकाल, रिले रेसिंग होती है यूजिंग बैम्बू, ठीक है। इनार पथाई, कॉक फाइटिंग को बोलते हैं मिज़ोरम के अंदर। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ही बना दी है पूरी की पूरी, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। शाही लीची मुजफ्फरपुर की और जरदालू जो मैंगो है वो भागलपुर का। ये इतना डीप में मत जाओ, मैं ऊपर से समझा देता हूँ। इंडियन पोस्ट सर्विस है ना, इंडियन पोस्टल सर्विस, उन्होंने ये सब शाही लीची और जो जरदालू मैंगो है ना ये ट्रांसफ़र करने की बात की, यानी कि डिलीवर करेंगे इंडियन पोस्ट के थ्रू, होम एक एक जगह के घरों में डिलीवर करेंगे, और इनको GI टैग मिल चुका है ऑलरेडी। तो जरदालू लीची और ये जो शाही लीची मुजफ्फरपुर में मिलती है, ठीक है, और जरदालू मैंगो जो है भागलपुर में, बिहार में मिलता है। इतना ही जानना इसके लिए ज़रूरी है। कटकरी ट्राइब क्या है? कटकरी वन ऑफ द 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से। वल्नरेबल आपको बताया था मैंने, कमज़ोर, एक्सपोज टू थ्रेट, एक्सपोज टू हार्म, वीक। अब ये 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर तो मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। उसमें से एक है कटकरी। कटकरी हिस्टोरिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे। प्राइमरीली वो रायगढ़ में थे, पालगढ़ में, रत्नागिरी में, थाने डिस्ट्रिक्ट्स में, और कुछ गुजरात के एरिया से वहाँ पे पाए जाते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको क्लासीफाई किया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंदर। जो नेम कटकरी है वो डिराइव हुआ है फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी से, यानी कि मेकिंग एंड बार्टर सेल ऑफ कटेचू। काठ होती है ना, काठ लकड़ी होती है वो, फ्रॉम खैर ट्री, अकेशिया कटेचू को खैर ट्री बोलते हैं। ये इट इज़ प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग द वुड फ्रॉम खैर ट्री एंड एवेपोरेटिंग एंड रिजल्टिंग ब्रू।
लकड़ी को पहले बॉयल करते हो, फिर उसका वो पानी इवेपोरेट करते हो, फिर उसका जो ब्रू बनता है उसको बेच के ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अजीब टॉपिक्स थे आज के, बड़े बोरिंग भी लगे मुझको तो बहुत, तो इसलिए मैं थोड़ा आलस में बनाई है ये वीडियो आज बहुत। बट ऐसा नहीं है, हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आलस रखेंगे, हम काम पूरा करेंगे। कभी डिले हो जाए तो उसको टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी, डिले इज़ फाइन, ठीक है ना। बिल्कुल ही ना वीडियो आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, मेंस की भी हम लोग आज वीडियो बनाते हैं, मैं आज करूँगा उसको अपलोड। यार टाइम नहीं लग पाता एक्चुअली, बाकी भी काम बहुत चल रहे होते हैं, बट आई मेक श्योर कि मैं उसे कंप्लीट कर दूँ। वीडियो बन तो गई है, रिकॉर्ड हो गई है, सोशल इश्यूज़ पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। कंपाइलेशन चल रही थी, वो लैपटॉप में और काम चल रहा होता है तो हो नहीं पाता। लैपटॉप बोल रहा हूँ, लैपटॉप तो है भी नहीं, मोबाइल में दूसरा काम चलता है ना, तो वो क्या कहते हैं, रेंडरिंग होने में टाइम चाहिए होता है, उसके लिए स्पेशली मोबाइल छोड़ना पड़ता है, वो हो नहीं पाता है। ठीक है, करते हैं उसको भी आज कंप्लीट। बाय बाय।